गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस 1989 पर एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए विद्यार्थियों आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 1 है, बोला है क्या कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। आपको कारण सहित इसके रिप्लाई करने हैं, आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न का पहला ही प्रश्न दिया है क्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा में देखा है विद्यार्थियों कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो बिल्कुल भी इसका जवाब क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। तो लिख देता हूं उत्तर पहला सत्य। ठीक है, क्यों सत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिख दूं इसी लाइन को, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं या कहलाती है। ओके, आपको ये बात याद रखना है इस प्रश्न में। ठीक है, चाहे तो इसको आप दिखा भी सकते हैं कुछ इस तरह से, रियल नंबर को दिखा दें, इनके जो ग्रुप है उसे दिखा दें। रियल नंबर का जो ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कुछ आप परिमेय को दिखाएं, 1/2, 3/5, 4/6। फिर कुछ अपरिमेय को दिखाएं, तो करणी 3, करणी 2, करणी 5, करणी 7 आदि। ओके, इस तरह से एक ग्रुप तैयार हो गया है रियल नंबर का। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं इस रियल नंबर के ग्रुप में आ रही हैं। अतः हम ये बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या करणी m के रूप का होता है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये कथन बिल्कुल भी विद्यार्थियों असत्य है। क्या है, असत्य। अब क्यों असत्य है, ये आपको कारण लिख देना है यहाँ पर। क्योंकि विद्यार्थियों यदि हम एक संख्या रेखा बनाएं, ठीक है, और यहाँ पर मूल बिंदु ले लें और हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय संख्या करणी 2 है, दूसरी अपरिमेय संख्या करणी 3 है। तो इन दोनों के बीच में जो है विद्यार्थियों अनेक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अनेक संख्याएं होंगी जो कि करणी m के रूप में नहीं होंगी। मतलब समझ रहे हैं, m मतलब क्या, m मतलब 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं विद्यार्थियों। ओके, तो इस रूप में जो है इन दोनों के जो बीच में, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि करणी 2 और करणी 3 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी जो इस रूप में नहीं होंगी, मतलब पूर्णांक में नहीं होंगी, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं होंगी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह देते हैं क्योंकि करणी 2 और संख्या रेखा पर, क्योंकि संख्या रेखा पर करणी 2 और करणी 3 के बीच अपरिमित रूप से असंख्य संख्याएं होंगी जो कि करणी m के रूप में
नहीं होंगी, करणी m के रूप में नहीं होंगी। ठीक है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है, जहां m प्राकृत संख्या है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं कि यदि हम इसको एक संख्या रेखा बना करके देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दो संख्याओं का हमने एग्जाम्पल लिया है कि इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी जो कि पूर्णांक के रूप में नहीं आएंगी, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल के रूप में नहीं आएंगी। ठीक है, इसी आधार पर हमें इसको समझना चाहिए। ओके, मतलब कोई दशमलव संख्या भी हो सकती है, ठीक है, कोई भिन्न संख्या भी हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे कि क्या प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं होंगी किन्हीं भी संख्या रेखा के दो बिंदुओं के बीच में पाई जाने वाली संख्याएं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों, पढ़ लें। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका कथन भी क्या है, ये असत्य है। ये कथन भी क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होती है विद्यार्थियों, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो लिख दें असत्य, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय मिलकर के, अपरिमेय और परिमेय मिल करके वास्तविक कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, कहलाती हैं। केवल अपरिमेय संख्या बस वास्तविक नहीं होती, केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती। ओके, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लें विद्यार्थियों, या तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों हमने प्रश्न 2 लिख लिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखना क्या है विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा करणी 2, करणी 3, करणी 7, करणी 11, करणी 13, ये सब अपरिमेय है और इनके अंदर की जो संख्याएं हैं 3, 2, मैंने जो भी कहा अभी 3, 2, 5, 7, ये सब क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, लेकिन यदि यहीं पर हम कुछ और उदाहरण देखें तो जैसे हमने देखा करणी 16 या कि करणी 4 या कि करणी 9, ठीक है ना, तो इनके जो वर्गमूल हैं ये खुद अपने आप में वर्गमूल है, करणी 4, करणी 9, करणी 16। तो ये कैसे होते हैं, इनको जब हम सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों तो हमें एक धनात्मक परिमेय संख्या मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले लें, एक ही उदाहरण बोला है तो एक ही उदाहरण लिख देते हैं इसमें। जिससे हम लिख लें यहाँ पे 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल। और इसे किस रूप में दिखाएंगे हम,
इस तरह से, ठीक है, कर्ण m के रूप में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है क्या होना है, ये 4 का वर्ग है तो इसे मैं इस तरह से दिखा दूं, ठीक है, 4 चौको 16 होता है ना, तो 4 का वर्ग। आगे बढ़ा दे तो इसको क्या, स्क्वायर से इसकी करनी कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा 4। अब हम 4 को क्या 4/1 के रूप में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है विद्यार्थियों, इस तरह के आप हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप करनी 25-20 के जगह में ले सकते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 5/1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या इसका जवाब देना है विद्यार्थियों कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल बोला है इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 3 हमसे पूछ रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, या कि किस प्रकार इसे निरूपित किया जा सकता है, किसे, करणी 5 को, कहां, संख्या रेखा पर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना होगा, और हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहे हैं विद्यार्थियों, आपको पेंसिल प्रकार की सहायता से इसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा बना लिया छोटा सा, ओके, इस तरह से। यहाँ पर हम 0 ले लें, और 0 विद्यार्थियों एक चीज समझना है, यहाँ पे 0 के संपाती हमें बिंदु O भी मानना है, क्या कि मतलब 0 के ऊपर O बैठा है ऐसा समझ लें, ठीक। और इस पर हम कुछ अंक अंकित कर देते हैं, जैसे 1, 2 और 3, ओके। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, या तो हम कहेंगे कि O, इसको हम O भी पढ़ सकते हैं, तो O से 2 इकाई दूरी, कितनी दूरी, 2 इकाई, 1 इकाई ये और 1 इकाई ये। यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इसको क्या इकाई ले लें, तो यहां से यहां तक 1 इकाई, ये दूसरा इकाई और ये 3 इकाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस संख्या रेखा में मूल बिंदु से O से 2 इकाई की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या, B, क्या ले लें, B। तो ये हो जाएगा क्या, OB दूरी हो जाएगी इस प्रकार से। तो 2 इकाई OB लिया, पहला काम। फिर B पर हम 1 इकाई लंबी, 1 इकाई की लंबाई लेकर के एक लंब खींचा, है ना, और यहां पर हमने अंकित किया क्या, A, ओके। तो दूसरा काम क्या हुआ, सबसे पहला काम कि O से 2 इकाई की दूरी पर एक बिंदु B लेना है, फिर B पर एक लंब खींच देना है 1 इकाई लंबी, कितनी लंबी, 1 इकाई लंबी, ये दूसरा काम करना है। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है, O से आपको A को मिला देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कौन सा मिल गया, ABO, ओके। अब ये कर लेने के बाद आप त्रिभुज ABO में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और प्राप्त कर लेंगे क्या, OA, क्या, OA, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले जितना काम किए हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, करणी 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, ये पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 0 के संपाती O लेकर OB बराबर 2 इकाई लेते हैं, ठीक है, OB बराबर 2 इकाई ले लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों बिंदु B पर
P पर एक इकाई लंबी लंब क्या BAB, एक इकाई लंबी लंब, एक इकाई लंबी नहीं लिखना है तो लंबाई वाली लंब AB की रचना कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या करना है, O को A से मिला देना है। इसके पश्चात O को A से मिलाया, ठीक है। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज ABO में यहां से लिख दूं, समकोण त्रिभुज ABO में पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग अर्थात OA का वर्ग, तो OA का वर्ग बराबर क्या, OB का वर्ग धन AB का वर्ग, है ना। तो इसको सीधा मैं लिख दूं तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर क्या, ये 4, 2 का वर्ग 4 धन 1 का वर्ग 1। ठीक है, तो OA बराबर क्या विद्यार्थियों, 4 और 1 5, तो यहां से ये 5 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्णी लग जाएगा। तो OA बराबर कितना दूरी है, ये जो दूरी है विद्यार्थियों ये कितना आ गया, कर्णी 5। अब अपन अगले चरण में क्या करने वाले हैं, OA के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप हम संख्या रेखा पर लगाएंगे, और जहां पर OA चाप जो है काटेगी उसी को हम एक बिंदु अंकित कर देंगे, मान लेते हैं क्या, C। ठीक है, तो OA बराबर कर्णी 5 लेकर के अपन एक चाप मारते हैं, चाप खींचते हैं, और वही बिंदु क्या होती है, कर्णी संख्या रेखा पर कर्णी 5 को दर्शाती है। मानते हैं वो बिंदु क्या है, C है। तो यही बिंदु क्या होगा विद्यार्थियों, संख्या रेखा पर कर्णी 5 को निरूपित करेगा, व्यक्त करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो अगले चरण में आपको क्या लिखना होगा कि अब OA त्रिज्या से OA बराबर कर्णी 5 त्रिज्या से चाप मारा, संख्या रेखा पर एक चाप मारा, एक चाप खींचा, और यही बिंदु क्या करेगा, कर्णी 5 को दर्शाएगा। ठीक है, बस इतनी सी लाइन आपको लिख देनी है इस प्रश्न में। चलिए, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। सीधा सीधा है कि सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, फिर इसमें आप संख्या रेखा खींच लेंगे विद्यार्थियों, और O के 0 के संपाती आपको O रख लेनी है। फिर OB बराबर 2 इकाई लेकर के और B बिंदु पर 1 इकाई लंबी आपको लंब खींच देनी है। ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे, O को इस लंब के शीर्ष बिंदु से मिलाएंगे, और यही दूरी लेकर के आप एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर संख्या रेखा को काटेगी वही बिंदु कर्णी 5 को दर्शाएगा। क्लियर, चूंकि ये OA दूरी के बराबर ही अपन को दूरी यहां पर मिलेगी संख्या रेखा पर। वास्तव में संख्या रेखा पर ये जो है हमने OC बराबर, OA बराबर क्या मिल गया है हमें, OC। तो OC बराबर OA बराबर कर्णी 5। ओके, बस इतनी सी बात है, इसको अपन समझाने में टाइम लगता है विद्यार्थियों, वैसे तो ये 1 मिनट में हल हो जाता है। ठीक है, चलिए, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।